हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीयूईटी इंडिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर स्वाति सिंह। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य का चौथा लेक्चर। ये जो अध्याय है ये आपके सिलेबस के हिसाब से आपका चौथा अध्याय है। अगर हम पुरानी एनसीईआरटी से बात करते हैं, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये तीसरा अध्याय है, या सिंपली आप कह सकते हैं कि पहली इकाई का ये अंतिम अध्याय है। हमने इस अध्याय में पढ़ा कि जो जनन स्वास्थ्य है वो क्या होती है, परिभाषा के बारे में अध्ययन किया, और जनन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, जनन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकताओं की क्या जरूरत है, इन सब के बारे में हमने एक एक करके अध्ययन किया। फिर हमने देखा कि जब हम एक अच्छा जनन स्वास्थ्य बना लेते हैं तो उसके फलस्वरूप हमारी जो जनन दर है, हमारी जो वृद्धि दर है, वो काफी तेजी से बढ़ती है। और इस वृद्धि दर की जो वृद्धि दर में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसकी वजह से हमारी जनसंख्या जो है वो अनियंत्रित हो रही, जनसंख्या विस्फोट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? वृद्धि दर का अच्छा होना, जनन दर का अच्छा होना। तो क्या जनन दर का अच्छा होना हमारे लिए बुरी बात है? बिल्कुल नहीं भाई, हमने इतनी मेहनत करके अच्छी जो है कि रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है हमारी वो बनाई है। तो क्या हमारे पास जनसंख्या बढ़ना बहुत अच्छी बात है? तो वो भी अच्छी बात नहीं थी। तो इसके लिए हमने जो गर्भ निरोधक युक्तियों की खोज की थी, या गर्भ निरोधक युक्तियों के बारे में हमने जो अध्ययन किया था, वो हमने लास्ट क्लास में पूरी कर ली थी। अब आज की इस कक्षा में कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं जो कि आपके इस अध्याय को पूरा करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि गर्भ धारण हो जाता है, गर्भधान हो जाता है, लेकिन जो दंपति है सामान्यतः उसमें जो माता होती है वो उस गर्भ को पूरा करना नहीं चाहती, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस गर्भ की वजह से जो माता की कह सकते हैं कि उनकी जो जान है, मान लो जो प्रेगनेंसी के समय हो सकता है कि उस प्रेगनेंसी को अगर वो कंटिन्यू करती हैं तो ऐसे में माता की मृत्यु हो सकने की संभावनाएं हैं। तो इन सब अवस्थाओं में हमारे पास चिकित्सीय जो गर्भपात होता है, जिसे हम एबॉर्शन कहते हैं, उसका क्या होता है, चिकित्सीय गर्भधान समापन की एक विधि होती है, उसके बारे में सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि मान लो कोई महिला है जो कि गर्भवती हो चुकी है। अब किसी भी वजह से, किसी चिकित्सीय वजह से, मान लो हो सकता है कि अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो उसकी वजह से उस माँ की बीमारी बहुत ज्यादा बीमार हो सकती है, या उस बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में माँ का जो स्वास्थ्य है उसे प्राथमिकता दी जाती है कि अगर माँ मतलब उस प्रसव के दौरान या उस बच्चे को कंसीव करने के दौरान माँ की मृत्यु होने की संभावना होती है, तो उस गर्भाधान को क्या किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, अगर माता की अनुमति होती है तब। या ऐसी अवस्था है जैसे मान लो कोई बलात्कार की अवस्था है, जिसमें उस समय, जैसे बहुत बार ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में कि किसी के साथ कोई भी बलात्कार या रेप वगैरह हो जाता है, उस समय कुछ दिनों में या कुछ समय में वो किसी को बताती नहीं है, या जिस भी वजह से अगर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है और गर्भधारण हो जाता है जो कि बलात्कार की वजह से हुआ था, तो ऐसे में भी अगर वो स्त्री चाहती है तो वो गर्भाधान कराती है। तो वो चाहे तो उस बच्चे को पैदा कर सकती है, अगर वो चाहे तो उसको जो है समापन भी करा सकती है। तो वो किस तरीके से समापन होगा, एक बार जब बच्चा जो है वो भ्रूण में स्थायी रूप से डेवलप होने लगेगा, जब उनका अंतरारोपण हो जाएगा, उसके पश्चात क्या हम इसको समाप्त कर सकते हैं? तो हाँ, इसके लिए कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें ये काम किया जा सकता है। कुशल शिक्षक के अंदर, मतलब कुशल जो चिकित्सक है, और साथ ही साथ एक अच्छी फैसिलिटी के साथ ये प्रक्रिया की जाती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ समय के लिए थोड़ा सा बॉडी में चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है काफी सक्सेसफुल रहता है मोस्ट ऑफ द कंडीशन में, अगर आपने सही डॉक्टर्स के साथ सही जगह पे ये ऑपरेशन वगैरह कराया है तो। इसे सामान्यतः हमारी भाषा में एबॉर्शन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में होता क्या है, चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या है, चिकित्सीय गर्भ समापन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन, या जो है कि इसको हम कहते हैं संगर्भता का चिकित्सीय समापन। जो संगर्भता है, जो प्रेगनेंसी है, उसका चिकित्सीय समापन इस प्रक्रिया के अंदर हम देखते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि मादा का ये जो है यूट्रस है, ये मादा का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मादा का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इस पार्ट में इस तरीके से मान लेते हैं हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ पे है, यूट्रस पे, क्योंकि यूट्रस के अंदर जो आपका गर्भाशय है उसी के अंदर क्या है, बच्चा अंतरारोपित हो चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो जो दीवारें हैं जो हमारे पास हमने पढ़ा था मादा जननांग के अंदर, किस तरीके से 3 परतों से मिलके मादा का जननांग जो गर्भाशय है उसका निर्माण होता है। और इस तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसका क्या हो चुका है, अंतरारोपण हो चुका है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इस लेयर के साथ जो आपके पास गर्भाशय की भित्ति होती है, उस पूरी भित्ति के साथ पूरे के पूरे जो भ्रूण है, जो आपका अंतरारोपित भ्रूण है, उन सब को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो गर्भावस्था होती है वो समाप्त हो
जाती है। तो इसे हम कहते हैं चिकित्सीय समापन, या जिसे हम एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो आपका पास एबॉर्शन है, इसके लिए भी हमारे इंडिया में काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉलो कौन करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रूल्स और रेगुलेशन क्या है कि अगर आपको जो है ये मतलब कि मान लो जैसे अगर कोई पर्सन है जिसने उल विभेदन की प्रक्रिया कराई, एमनियोसेंटेसिस कराई, उसको पता चल गया कि मेल है या फीमेल है, और उसके बाद वो गर्भ समापन कराना चाहता है, तो ऐसे में गर्भ समापन को रोकने के लिए, जो कन्या भ्रूण हत्या है इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, आपके पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप किस वजह से, मतलब क्या रीजन है आप जो इसकी वजह से आप गर्भाधान करा रहे, मतलब क्या गर्भ का समापन करा रहे हो। तो ऐसे में अगर बलात्कार की अवस्था है, किसी रेप की अवस्था है, तो आप ऐसा करा सकते हैं। अगर मान लो माता के स्वास्थ्य के साथ कोई जो है कि घातक अवस्था हो सकती है, तो उस समय आप करा सकते हैं। बच्चे की माता के शरीर के अंदर ही मान लो मृत्यु हो चुकी है, या बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का कोई आनुवंशिक विकार देखने को मिला है, तो इन सारी अवस्थाओं में जो है वो गर्भ समापन की आपको जो है परमिशन मिलती है, और आप उस अवस्था में गर्भ समापन करा सकते हैं। अगर माता जो है एग्री नहीं होती है, तो गर्भ समापन नहीं करा जा सकता जब तक कि उस जिस जो कि माता जो कि प्रेग्नेंट है, अगर वो जैसे मान लो कोई रेप केस है, उस समय में वो लड़की चाहती है कि वो उस बच्चे को जन्म दे, क्योंकि अब उस मतलब कि इमोशनल कांटेक्ट या जो भी कह सकते हैं, तो वो उस प्रेगनेंसी को कंप्लीट कर सकती है। इसमें कोई जो है कि बाउंडेशन नहीं होती। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि हमारे भारत में जनसंख्या कंट्रोल के रूप में गर्भपात भी बहुत बड़ा है। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या फिर चिकित्सीय जो है कि संगर्भता समापन कहते हैं। हमारे देश, हमारी पूरी दुनिया में 45 से 50 मिलियन, जिसमें आपके पास 4.5 से 5 करोड़ जो आपके पास गर्भावस्था होती है, उन सब का गर्भ समापन चिकित्सीय रूप से हर साल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किया था। सोचो असली में कितना किया था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ये सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं होता, तो वो सारी चीजें तो रजिस्टर्ड नहीं होती, बट जो रजिस्टर्ड संख्या है वो हमारे पास 4.5 से 5 करोड़ हर साल पूरे विश्व में गर्भ जो चिकित्सीय गर्भ समापन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। उसके बाद दिया गया है जो कि हमारे पूरी जनसंख्या का, पूरी जो संगर्भता है, मतलब जितने लोग प्रेग्नेंट होते हैं उसका 1/5, मतलब उसका 1/5 हिस्सा है, 1/5 पार्ट जो है वो हमारे पास इस तरीके से समापित कर दिया था, जितनी भी संगर्भता पूरी दुनिया में होती है। आगे दिया गया है, तथापि एमटीपी की भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह एक बहस जारी है। मतलब बहुत सारी जो कंट्री है वहां पे ये चीज लीगल नहीं है, मतलब आप संगर्भता को, समापन को लीगली परमिशन नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जो कि यहाँ पे चिकित्सीय यहाँ पे हमारे भारत में जो है इसे एक कानूनी रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो है यहाँ पे 1971 में इस नियम को पारित किया गया था, और इस नियम के बनने के बाद जो है यहाँ पे जो है कि बहुत ज्यादा जो है गैर कानूनी तरीके से या जहाँ पे परमिशन नहीं भी है, स्पेशली कन्या भ्रूण हत्या के केस में समापन को प्रयोग किया जा रहा था। इसलिए जो है बाद में इसको थोड़ा सा इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दिया गया चिकित्सीय संगर्भता समापन क्यों आखिर जरूरी क्यों है, हम संगर्भता समापन क्यों करते हैं। तो इसमें दिया है निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही संगर्भता से मुक्ति पाना है। जब माता या पिता नहीं चाहते हैं कि वो उस बच्चे को कंटिन्यू करे, तो वो इस तरीके से चिकित्सीय गर्भ समापन कराते हैं। फिर चाहे वह लापरवाही से किसी असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो, मैथिन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल होने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। मतलब मान लो कोई दंपति है जिनके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो बच्चा नहीं चाहते, तो उन्होंने कुछ गर्भ निरोधक गोलियों का या गर्भ निरोधक जो भी युक्तियां थी उनमें से कुछ प्रयोग किया था, बट फिर वो युक्तियां जरूरी नहीं है कि 100% रिजल्ट दे, कभी कभी वो फेल भी हो जाती है। तो अगर उस अवस्था में वो फेल हो जाती है तो दंपति जो है वो गर्भपात अपना करा सकते हैं, मतलब वो अपनी जो गर्भावस्था है उसका समापन करा सकते हैं। तो ऐसे में चाहे बलात्कार की कंडीशन हो, चाहे मैथुन प्रक्रिया में गर्भ निरोधक उपायों की असफलता हो, या फिर जो है असुरक्षित यौन संबंध का बनना हो, इन सभी अवस्थाओं में आप समापन करा सकते हैं। इसके लिए चिकित्सीय संगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में ही होती है, जहां संगर्भता बने रहने की अवस्था में मां और भ्रूण तथा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से मां और बच्चे दोनों की जान जा सकती है या मां की जान जा सकती है, तो ऐसे में संगर्भता समापन की प्रक्रिया कराई जाती है। आगे दिया गया है संगर्भता की पहली तिमाही में आप कब तक संगर्भता करा सकते हैं। देखिए, जब एक समय में काफी ज्यादा भ्रूण बड़ा हो जाएगा, तो उस समय में अगर आप बॉडी से इसका ऑपरेशन करके इसको बाहर निकालेंगे, तो उसकी वजह से मादा के शरीर में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, या कोई मतलब कि फीमेल की बॉडी में जो है होल्स हो जाते हैं, इनके यूट्रस वाला
पार्ट है इसमें कभी कभी होल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कहा था कि ये रूट के जैसे क्या होते हैं, इम्प्लांट जाते हैं, अंतरारोपित होते हैं। तो जब इन्हें निकाला जाता है तो कई बार जो गर्भाशय की दीवार है उसमें छिद्र हो जाता है, कई बार इतना ज्यादा ब्लड जो है शरीर से निकलता है कि उस मादा की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए इन सारी अवस्थाओं की सारी प्रक्रियाओं को एक कुशल जो डॉक्टर होते हैं, कुशल जो आपके पास एक फुल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कह सकते हैं, जहां पे सारी वो इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हो जो कि इस प्रक्रिया में काम आते हैं, वो सारे हो, तो आपको वहीं से ये काम कराने हैं। उसके बाद दिया गया है कि आप पहली तिमाही में, मतलब 9 महीने 7 दिन का जो आपके पास पूरा गर्भावस्था होती है, उनमें जो पहला 3 महीना है उसी समयावधि के अंदर आपको इस तरीके की प्रक्रिया करानी है। मतलब आपको जो गर्भपात जो आपके पास ये आपका चिकित्सीय समापन की प्रक्रिया है वो आप उसी समय तक करेंगे। अगर उसके बाद करते हैं तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद वही चीज दिया है मैंने जो बताया था कि जो उल्बवेधन वगैरह का दुरुपयोग करके जो आप फिटिसाइड्स वगैरह का पता लगा सकते हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में जो है हम गर्भपात करने की परमिशन नहीं देते हैं। उसके बाद यह इस प्रकार के व्यवहार जो है कि यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया। स्पेशली आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में क्या पढ़ना है, इस पूरे टॉपिक में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि चिकित्सीय जो आपके पास समापन होता है गर्भावस्था का, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो उसकी कुछ अवस्थाएं होती है जिसमें आप कर सकते हैं। बहुत सारी जो मतलब कंट्री है उनके अंदर अभी भी ये लीगली जो है एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में, लेकिन ये लीगली एप्लीकेबल है 1971 से। और लेकिन इसके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड किए गए हैं। उस अवस्था में होने के बाद ही आप इसका समापन करा सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कन्या भ्रूण हत्या वगैरह पता चल जाता है तो काफी अच्छी खासी फाइन लगती है, जेल भी होती है, जो डॉक्टर होता है उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और किन किन अवस्थाओं में होता है मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। पूरी जो हमारे पास जितना भी गर्भावस्था होती है उसका 1/5वां हिस्सा जो है वो चिकित्सीय समापन विधि से समाप्त किया जाता है। मतलब जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी इसका बड़ा रोल होता है। अब हमारे पास जो दूसरे बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है यौन संचारित रोगों से सुरक्षा। जो यौन संचारित रोग होते हैं उनसे किस तरीके से जो है वो यौन संचारित रोग क्या होते हैं और यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक पैरा आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, उसके बारे में हम जानते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यौन संचारित बीमारियों की, तो देखिए यौन संचारित बीमारियां संभवतः हम उन बीमारियों को कहते हैं जिनका जो संक्रमण होता है, जैसे एक आदमी से दूसरे आदमी तक, मतलब आदमी नहीं, एक आदमी से दूसरी औरत तक, एक औरत से दूसरे आदमी तक, मतलब जो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब उनका ट्रांसफर हो रहा है तो वो सेक्स के प्रोसेस के दौरान होता है। मतलब मैथुन की प्रक्रिया जब होती है तो सामान्यतः उस प्रक्रिया के दौरान जो बीमारियां फैलती है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, उसे हम क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। क्योंकि संचारित का मतलब होता है इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन जब सेक्सुअल प्रोसेस के बीच में होती है, सेक्सुअल प्रोसेस की समय पे होती है, तो इसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। यौन संचारित रोग अपने आप में इतने खतरनाक नहीं होते जितना कि उनका समय से इलाज ना हो पाना खतरे का मतलब खतरा उनको बना देती है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे इंडिया में एड्स को एक बीमारी नहीं, जैसे अगर किसी को शुगर हुआ है तो बड़े बड़े ताव से कहता है कि भाई हमको तो डायबिटीज है। अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो खुलेआम कहता है कि भाई हम हाई बीपी की दवा ले रहे हैं, हमारे पास हाई बीपी या लो बीपी का हमें प्रॉब्लम है। अगर किसी को कैंसर भी है तो वो भी मतलब खुले में कहते हैं कि अरे भाई उनको कैंसर है या ये है वो है। अगर किसी को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब कि यौन संचारित रोग है, तो वो खुल के बता ही नहीं पाते कि उनको कौन सी बीमारी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि एड्स वगैरह जो है, या हमारे पास हेपेटाइटिस बी जो है, या हमारे पास हेपेटाइटिस बी, या फिर हमारे पास जो है गोनेरिया जो है, ये सारी जो बीमारियां हैं जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां कहते हैं, इन सारी बीमारियों में लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये देखो कितने बदचलन लोग हैं, मतलब कि क्योंकि इसके सारे आप सिम्टम्स पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि इनके इन्फेक्शन क्यों होते हैं, तो मल्टीपल पार्टनर से रिलेशनशिप बनाने की वजह से, या आपके पार्टनर में ये बीमारी रहती है जो कि ट्रांसमिट होती है। हालांकि कई बार नेचुरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, बट लोगों को ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि भाई इनके पास मल्टीपल पार्टनर्स है, ये सेक्सुअली इतनी ज्यादा एक्टिव है ये लोग। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग इन बीमारियों के बारे में ना पहले खुद को ध्यान देते हैं, ना सेक्सुअल पार्ट पे इतना ध्यान देते हैं, ना तो उनको खुद ही बहुत लेट पता चलता है, उसके बाद ये खुल के किसी और से डिस्कस भी नहीं कर सकते, डॉक्टर्स के पास भी काफी लेट जाते, तब तक ये बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। इसलिए आपके सिलेबस में ये बीमारियां मेंशन की गई हैं। अगर हम बात करते हैं एड्स की, हेपेटाइटिस बी की, गोनेरिया की, तो इसमें से देखिए एड्स और हेपेटाइटिस जो है ये विषाणु जनित रोग होते हैं। ये कैसे होते हैं? विषाणु जनित रोग होते हैं। और बहुत सारे एनसीईआरटी में आपके जो उदाहरण है वो बैक्टीरिया जनित है। तो इन सब बीमारियों में सामान्यतः देखो शुरुआत में क्या होता है, बहुत ज्यादा लक्षण देखने को नहीं मिलते, और बहुत बीमारियों में तो मादा की अवस्था में कोई लक्षण ही नहीं होते, वो सिर्फ बीमारियों को एक से दूसरे में ट्रांसफर करती है। जैसे मान लो कोई मादा है, वो पहले किसी मेल के साथ जो है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करती है, या
मैथुन की प्रक्रिया करती हैं। तो इस मादा के अंदर हालांकि कोई भी लक्षण बीमारी के नहीं है, लेकिन जब इस मेल के साथ असुरक्षित यौन प्रक्रिया करती है, मतलब किसी भी तरीके का कंडोम वगैरह यूज नहीं होता है, तो ऐसे में ये बीमारी मादा से जो है नर की ओर जो है कि नर में ट्रांसफर हो जाता है। और अगर यही मादा फिर किसी नर से संपर्क करती है तो उनमें ट्रांसफर होता है। ये मेल अगर किसी और फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाती है तो इनके अंदर ये बीमारी फैलती है। और लेकिन ये जो फीमेल है इनके अंदर उसके सिम्टम्स नहीं आएंगे। ऐसे भी बहुत सारे यौन संचारित रोग होते हैं। एड्स वगैरह की अवस्था में क्या होता है कि ये सामान्यतः इनके इन्फेक्शन मतलब इनके संक्रमण से इनके प्रभाव के बीच में काफी लंबा समय होता है, 10 से 15 साल का समय लग जाता है। तब तक बॉडी में जब तक उनके सिम्टम्स आते हैं, इन्फेक्शन के जब तक उनके सिम्टम्स आते हैं तब तक काफी देरी हो चुकी होती है और पूरा का पूरा शरीर जो है इस रोग के अंदर ग्रस्त हो सकता है। और हो सकता है कि उस समय में उस जो मेल है या जो फीमेल है जिसके अंदर एड्स आइडेंटिफाई हुआ है, उसने न जाने कितने लोगों को इसको ट्रांसफर कर दिया होगा अगर वो सेक्सुअली मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो इसलिए यौन संचारित रोगों के बारे में जो भी इनके छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे क्या होता है कि जो आपके जननांग होते हैं उनमें खुजली होना, मादा की अवस्था में या नर की अवस्था में क्या होता है जननांगों से जो है जो द्रवीय पदार्थ होता है, जो आपके पास कह सकते हैं ल्यूकीमिया जो बीमारी होती है उन सब का होना, मतलब बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होना, फीमेल की वजाइना से बहुत ज्यादा व्हाइट कलर का लिक्विड हमेशा रिलीज होना, तो ये सब क्या है किसी किसी तरीके के इन्फेक्शन को मतलब दर्शाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देखिए, हमें सर्दी होती है, हमारे क्या होता है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारी जो म्यूकस है, हमारी जो नाक में म्यूकस हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस बनता है उसका जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि बाहर से कोई नया पैथोजन एंटर ना कर सके, इसलिए उस ब्लॉक को पूरा सा म्यूकस से भर दिया जाता है। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप अपने वजाइना के साथ भी देख सकते हैं। मादा के शरीर में उनका जो ओपनिंग होता है, वजाइना जो होता है, उसको साफ रखने के लिए वहां पे भी लिक्विड पदार्थ बनते हैं जो कि उसकी बार बार सफाई करते रहते हैं। और जब इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं तो बॉडी ज्यादा अमाउंट में वो म्यूकस का फॉर्मेशन करती है और वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि भाई सब कुछ साफ जाए, सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ना हो। तो ऐसे में दर्द होना, सूजन होना जननांगों में, वहां पे तरल पदार्थ का स्रावित होना और जो है खुजली होना, ऐसे कुछ सामान्य लक्षण है जो कि हमें जो यौन संबंधित रोग होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो आइए एक बार जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। छोटा सा पैराग्राफ दिया है यौन संचारित संक्रमण के बारे में। सबसे पहले दिया गया है कि अगर कोई भी रोग संक्रमण जो कि मैथुन द्वारा संचारित होता है, सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण कहलाता है। मतलब वो बीमारी जो कि यौन क्रिया करते समय, मैथुन की प्रक्रिया करते समय एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाई यौन संचारित संक्रमण है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यौन संचारित संक्रमण सिर्फ और सिर्फ मैथुन की क्रिया में ही संक्रमित हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऐसे बीमारियां होती हैं वो आप अगर किसी को अपना ब्लड देते हो और अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो सामने वाले में भी जा सकता है। अगर मान लीजिए लिप टू लिप ओरल किस होता है तो भी ये बीमारियां जो है ट्रांसफर होती है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको जो इंजेक्शन लग रहा है अगर वो इंजेक्शन पहले किसी को लगा है जिसको ये इन्फेक्शन था तो हो सकता है तो ये बीमारी आपके में फैल सकती है। तो हालांकि एक तरीका होता है इन बीमारियों के फैलने का जो है कि यौन क्रिया या मैथुन प्रक्रिया, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, काफी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि इनको हम जो है क्या कहते हैं? यौन संक्रमित रोग कहते हैं। उदाहरण आपको दिया गया है क्या क्या? सुजाक, सिफिलिस, हर्पिस, जेनिक पर्पस, आपको क्लैमिडिया, टाइकोमुंसता, लैंगिक मत्स्य, यकृतशोथ बी जिसे हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं, और हाल ही में सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ है वो क्या है? एचआईवी रोग। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जब मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यकृतशोथ बी जिसे हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं, या फिर हम एचआईवी के संक्रमण की जब बात करते हैं, एचआईवी एक वायरस है जिससे एड्स बीमारी होती है। तो इनके समय में क्या होता है कि अगर आप संदूषित रक्त आधान करते हैं, मतलब आपको जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है वो किसी ऐसे पर्सन का है जिसके अंदर एड्स का प्रॉब्लम है, जिसके अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो भी ये बीमारी आपको हो सकती है। या एक माता जो कि जिसके अंदर एचआईवी के वायरसेस हैं, वो जब बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को जन्म से ही एचआईवी के वायरस मिल जाते हैं तो उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण होते हैं इन बीमारियों के फैलने के, लेकिन हमको लगता है भाई यौन संचालित है तो ये पार्टनर जो है मल्टीपल रिलेशनशिप बनाता होगा, ये वो सारी चीजें, तो इसलिए बीमारियों का इलाज भी समय पे नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम सही तरीके से उस पर ध्यान दें तो बीमारियों को काफी ज्यादा नियंत्रित करके रखा जा सकता है। हालांकि एचआईवी का, हेपेटाइटिस बी का भी कोई ऐसा टीका वगैरह नहीं बना है,
है, जिसको लगवाने के बाद आपको ये बीमारी नहीं होगी, बट फिर भी आपको इसको कंट्रोल करना आना चाहिए, आप इसे कंट्रोल करके रख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जननिक क्षेत्र जो आपके गुप्तांग होते हैं उसमें खुजली होना, तरल स्राव का आना, हल्का दर्द होना, सूजन होना, ये सारे कुछ लक्षण होते हैं जो कि हमें यौन संचालित रोगों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है कि जो यौन संचालित रोग होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संक्रमण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें इस बीमारियों का पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि इसके जो लक्षण है वो काफी देर तक आते हैं, और जो आपके सामाजिक कलंक वगैरह होता है, इन सब के डर के कारण इनका उचित उपचार नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और यही आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो है हमारे पास क्या, वो है हमारे पास जो बंधिता होती है। बंधिता का क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे कपल्स, ऐसे दंपति जो कि सहवास मतलब कि जो 7 साल लगभग 2 साल से रह रहे हैं, और वो लगातार बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी जो है कह सकते हैं कि बिना किसी गर्भ निरोधक युक्तियों की अगर मतलब मैथुन की प्रक्रिया कर रहे हैं, फिर भी उन्हें गर्भाधान नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि ये दंपति बंधिता वाले हैं। इनको इनकी बहुत सारे टेस्ट वगैरह फिर किए जाते हैं, और फिर उसमें पता लगाया जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से अलग अलग सोल्यूशन दिए जाते हैं। तो हमारी जो लास्ट क्लास है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसके अंदर हम इन सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बंधिता वगैरह का इलाज किया जाता है। तो हमने अभी आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 2 विषय देखे। पहला हमने देखा कि किस तरीके से जो अनचाहा गर्भ है उसको हम चिकित्सीय रूप से उनका समापन कर सकते हैं, जब वो गर्भ पूरी तरीके से माता के जो गर्भाशय है उसके अंदर स्थापित हो चुका है, अंतरारोपित हो चुका है। उसके पश्चात भी क्या हम इसको जो है कि हटा सकते हैं, इस बच्चे को जन्म के पहले ही क्या उसको मतलब कि कर सकते हैं मिसकैरेज या एबॉर्शन वगैरह कर सकते हैं। मिसकैरेज का मतलब होता है कि जब ये एबॉर्शन खुद ब खुद हो जाए, उसमें कोई चिकित्सीय सहायता ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिसकैरेज कहते हैं, और जब डॉक्टर के द्वारा कराई जाती है तो उसे हम एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। लास्ट क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बंधिता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि बंधिता क्या होती है, किस किस तरीके की बंधिता होती है, और कौन कौन से तरीके की बंधिता में किस किस तरीके के उपचार हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां पे हम अलग अलग तरीके समझेंगे, जहां पे जो बंध दंपति होते हैं वो भी माता पिता कैसे बन सकते हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपने, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।